प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपको जेट और सीयूटी का जो पेपर आप कंप्लीट कर चुके हो, एग्ज़ाम दे चुके हो, उसके लिए आपको बधाई। और आज अपन जो 29 जून को जो आपका जेट का पेपर हुआ था उसको सोल्व करेंगे। अब देखिए, आपके पहला क्वेश्चन है वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। अब इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एल्गी, जिम्नोस्पर्म। अब वोल्वॉक्स है, यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगायरा, ये तीनों क्या हैं? एल्गी हैं, शैवाल हैं। तो अपना ऑप्शन इसमें राइट क्या होगा? एल्गी होगा। इसके बाद में अपन सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ब्रुनकोस में ये ट्रिपल लिखा हुआ है या ट्रिपल फ्यूजन है, इसमें देख लेना आप। इंग्लिश वाला ये ट्रिपल फ्यूजन है, यहाँ पे स्पेलिंग भी गलत लिखी हुई है और यहाँ पे भी गलत लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या है? ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन और सिनगेमी कहलाता है। तो आपने इस प्रकार का जो ट्रिपल फ्यूजन का मतलब त्रिसंलयन और सिनगेमी का मतलब क्या होता है? युग्मक संलयन। तो ये अपन जो रिप्रोडक्शन वाला प्लांट रिप्रोडक्शन में पढ़ा था हमने, तो ये किस में आता है? पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब तो क्या हो गया? बहुभ्रूणता होता है। एपोमिक्सिस, इसमें भी क्या निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। पार्थिनोकार्पी, इसमें भी क्या है? अनिषेचन की प्रक्रिया होती है। तो इसमें क्या होगा? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन अर्थात दोहरा निषेचन की जो प्रक्रिया होगी उसमें ये दोनों प्रक्रिया होंगी, ट्रिपल फ्यूजन और सिनगेमी। तो ऑप्शन क्या होगा अपना? डबल फर्टिलाइजेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। फूलों का नर जनन भाग। फूलों का नर जनन भाग में अपने पुष्प की संरचना पढ़ी थी, तो उसमें हमने इस प्रकार की संरचना पुष्प में बनाई थी। अब नर जनन पूछा है इसमें, तो किसको अपन क्या बोलते हैं? स्टेमन और थैलेमस, पिस्टिल। तो नर जनन का पूछा है तो क्या होगा इसमें? स्टेमन होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। फूलों में क्लिस्टोगेमी। और क्लिस्टोगेमी का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? अनुमलेता। और अनुमलेता का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि स्वपरागण को बढ़ावा देने वाला, और स्वपरागण को बढ़ावा देने वाला क्लिस्टोगेमी है। और उसमें क्या है कि पुष्प हैं वो बंद ही रहते हैं, खुलते नहीं कभी। तो इसलिए इसका मतलब यहाँ पे देखो, मैंने ये बताया स्वपरागण को बढ़ावा देने वाला होता है, तो स्वपरागण ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? स्वपरागण। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपापचय मार्ग जो ग्लूकोज को पायरुवेट में बदलता है, हमने श्वसन वाले चैप्टर में पढ़ा था। श्वसन वाले चैप्टर में ग्लाइकोलाइसिस चक्र पढ़ा था। और ग्लाइकोलाइसिस चक्र किसे कहते हैं? ग्लूकोज के अणु का विघटन होकर पायरुवेट बनता है। अब पूछा क्या है? उपापचय मार्ग में जो ग्लूकोज को पायरुवेट में बदलता है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोलाइसिस। कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी? ग्लाइकोलाइसिस कहलाएगी। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? देखो ऑप्शन दे रखा है ग्लाइकोलाइसिस, तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपन लेते हैं, गेहूं का मूल्या रोग। या अपन 12th क्लास में भी पढ़ा था। और गेहूं का मूल्या रोग है वो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन दे रखे हैं अपने को, सफेद मक्खी,
घोंघा मतलब सूत्रकर्मी वाला चैप्टर अपन 12th क्लास में पढ़ा है, तो उसमें दे रखा है, देखो सफेद मक्खी दे रखा है, घोंघा दे रखा है, स्लग दे रखा है, निमेटोड्स। और सूत्रकर्मी का नाम ले रहा हूं मैं, और इंग्लिश में सूत्रकर्मी को ही क्या बोलते हैं, निमेटोड्स। तो गेहूं का मूल्य रोग किसके द्वारा होगा, निमेटोड्स के द्वारा होगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, ग्रास हॉपर में कितने श्वसन छिद्र पाए जाते हैं। ये भी अपना 12th एजी बायो के चैप्टर है, टिड्डे की संरचना वाले में। और टिड्डा को क्या बोला गया है यहाँ पे इंग्लिश में, ग्रास हॉपर बोला गया है। और ग्रास हॉपर में कितने श्वसन छिद्र पाए जाते हैं, ये 10 जोड़ी श्वसन छिद्र पाए जाते हैं। अब इसके बाद में अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाँ, निम्न में से मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उपयुक्त प्रजाति कौन सी होती है। देखो, जो मधुमक्खी की जो प्रजातियां होती है वो 5 प्रकार की होती है। इसमें 4 तो दे रखी है, एपिस डोर्सेटा दे रखा है, एपिस इंडिका दे रखा है, एपिस फ्लोरिया दे रखा है, एपिस मेलिपोना। अब एपिस डोर्सेटा तो क्या होता है, ये आक्रामक होती है, इसलिए अपन मधुमक्खी पालन नहीं कर सकते। एपिस फ्लोरिया ये सबसे छोटी होती है, इसका शहद उत्पादन अधिक नहीं हो पाता है। और एपिस मेलिपोना का भी नहीं किया जाता, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, एपिस इंडिका। अब अगले क्वेश्चन लेते हैं, केंचुए में कोकून का निर्माण कहाँ होता है। यह भी अपने 12th का जो केंचुआ वाला चैप्टर है उसमें से आया है। और कोकून का निर्माण अपने 14, 15, 16 खंडों में होता है, और उसको अपन क्या बोलते हैं, क्लाइटेलम। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्लाइटेलम होगा। इसके बाद में निम्न में से कौन सा कीटनाशक सिंथेटिक पायरेथ्रोइड नहीं है। अब देखो, ये कौन से चैप्टर से आया है, अपना 12th एजी बायो में ही है, जो 4th चैप्टर है कीटों का नियंत्रण में, उसमें से दिया हुआ है। तो फेनिवलेरेन, डेल्टा मिथेरिन और स्पिनोसेड और साइपर मेथेरिन। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, स्पिनोसेड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, फेरोमोन ट्रैप कीट नियंत्रण की किस श्रेणी में आता है। अब फेरोमोन ट्रैप है, मतलब जो फेरोमोन है वो ट्रैप का मतलब आकर्षण, और फेरोमोन जो ट्रैप लगा दी जाती है कीटों के नियंत्रण के लिए, जिससे कीट क्या होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं और उनको नष्ट किया जाता है। ये भी किस में से है, उसी चैप्टर में से है। और कीट नियंत्रण या और दूसरा उसमें दे रखा है, जो कीटों का जीवन चक्र है, तीसरा चैप्टर आपके बायो में, उसमें भी दे रखा है। तो फेरोमोन ट्रैप कौन सी विधि है, भौतिक नियंत्रण ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, खपरा बीटल का वैज्ञानिक नाम। ये सबसे पहले जो अपने कीटों का जीवन चक्र पढ़ते हैं, उस जीवन चक्र में से जो कीट है वो दे रखा है। तो ये खपरा या बीटल, खपरा जो गेहूं में जो कीट पड़ता है, भंडारण, गेहूं का भंडारण करते हैं, उसमें ये कीट भंडारण में होता है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, वैज्ञानिक नाम पूछा है तो ट्राइकोडर्मा ग्रेनेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हड्डियां और उपास्थि है। हमने 11th क्लास में उत्तक पढ़े हमने, हड्डियां जो भी अपने 4 प्रकार के जो उत्तक होते हैं, जंतु उत्तक। तो हड्डियां और उपास्थि हैं, ये कौन सा उत्तक होगा, उपकला उत्तक होगा या संयोजी उत्तक होगा या पेशी उत्तक होगा, तंत्रिका उत्तक होगा। इसमें कौन सा उत्तक होगा, संयोजी उत्तक, क्योंकि ये जोड़ने का कार्य करता है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, कार्बन डाइऑक्साइड से हीमोग्लोबिन का बंध कहलाता है। अब CO2 दे रखा है, अपन ये तो पढ़ा है कि ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करती है तो क्या बनता है, हीमोग्लोबिन बनता है। लेकिन जब हीमोग्लोबिन के साथ CO2 क्रिया करेगी तो कार्बन एमिनो हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी वाला आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? आपको ये जेनेटिक्स वाले चैप्टर में हमने बताया होगा कि सर्वग्राही कौन सा होता है, सर्वदाता कौन सा होता है, ये चीजें आपको बताई हुई हैं। तो AB प्लस या AB पॉजिटिव है वो तो क्या होगा, सर्वग्राही। और सर्वदाता पूछ लिया जाए आपको तो क्या होगा, O अपोजिट। तो इसमें ऑप्शन क्या पूछा है क्वेश्चन में कि कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, तो ऑप्शन क्या आएगा, AB पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्मेटिड्स होते हैं षटगुणित। अब स्पर्मेटिड्स का नाम आया है तो यहां पे ये देखो कि हमने जब शुक्राणु का निर्माण किया था, अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस जो मेथड पढ़ी थी वो 4 चरणों में कंप्लीट होती है। कौन कौन सी, गुणन प्रावस्था, वर्धी प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था और शुक्राणु पूर्वी प्रावस्था। अब यहाँ पे स्पर्मेटिड्स इंग्लिश का नाम आ गया है और इंग्लिश वाले शब्द ही ज्यादा जेट वाले पेपर में आए हैं अब की बार। तो इस शुक्राणु पूर्वी को क्या बोला जाता है, स्पर्मेटिड्स। अब हमने इसकी मेथड पढ़ी थी कि जो प्रीमोडियल सेल होती है वो 2n होती है, फिर मैच्योरेट गुणन प्रावस्था मल्टीप्लिकेशन ये भी 2n आती है, ग्रोथ वाली भी क्या होती है 2n होती है। मैच्योरेशन में आने के बाद में क्या होता है कि वो n हैप्लॉइड होती है। तो यहाँ पे उसके बाद में वो सेल या कोशिका क्या कहलाएगी, शुक्राणु पूर्वी कहलाएगी। शुक्राणु पूर्वी कोशिका क्या होगी, हैप्लॉइड होगी, n होगी। तो इसमें हैप्लॉइड ऑप्शन दे रखा है, द्विगुणित, अगुणित, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, मानव शरीर के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? यह चीज तो अपन पहले से पढ़ते आए हैं। विटामिन आपको क्लास में बताया हुआ भी है कि जो भी विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, खनिज है, प्रोटीन है, सबसे पहले ऑक्सीकरण किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का, उसके बाद में वसा का और उसके बाद में प्रोटीन का। तो मानव शरीर के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। जैसे मान लीजिए अपन थक जाते हैं कई बार तो ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है या ग्लूकोज की बोतल लगवाई जाती है, तो इसका मतलब क्या है, वो ग्लूकोज भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन क्या होगा इसमें, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा लक्षण सभी कशेरुकी में पाया जाता है? वर्टिब्रेट्स, जो अपन जूलॉजी से है ये क्वेश्चन, वर्टिब्रेट्स कौन से में पाए जाते हैं, ये लक्षण कौन से पाए जाते हैं? शीतरक्त, विकास की किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉड का पाया जाना, अंडे देना। वर्टिब्रेट्स में ये अंडे देने ये प्रक्रिया नहीं है, तो कौन सा गुण इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है? विकास की किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉड का पाया जाना। उन्हीं प्राणियों को क्या कहा जाता है, कशेरुकी या वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसके अंदर, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्सर्जित संरचना के रूप में ज्वाला कोशिकाएं। यह आपको पहले भी बताया था मैंने कि जो भी अपन एनिमल किंगडम में जो पढ़ रहे थे, जो 11 संघ आते हैं, 11 फाइलम आते हैं, पोरीफेरा है, सिलेंड्रेटा है, टिनोफोरा है,
या प्लेटीहेल्मिन्थीज है, एस के हेल्मिन्थीज है, आर्थ्रोपोडा है। अब इन सब में मैंने कहा था कि विशेष प्रकार की सेल या कोशिकाएं पाई जाती हैं। आप इन कोशिकाओं को याद रखना, ये चीज आपको क्लास में भी बताई थी मैंने। और जैसे ज्वाला कोशिकाएं हैं, मेल्पी की कोशिकाएं हैं, या जैव संदीप्ति कोशिकाएं हैं, इस प्रकार की कोशिकाएं हर जो संघ में अलग अलग पाई जाती हैं। तो यहाँ पे ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो किस में पाई जाती हैं? प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ में पाई जाती है। आपको क्लास में बहुत बार बताया हुआ है और क्वेश्चन दिया हुआ भी आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संघ में संयुक्त उपांग व कठोर बाह्य कंकाल पाया जाता है? यह भी जूलॉजी के जो एनिमल किंगडम है उसी से क्वेश्चन आया है, आपने जो भी संघ पढ़े हैं। अब संयुक्त पूछा है आपसे, ये आपको ये बार बार बताया था कि जहां कहीं भी संधिपाद का नाम आ जाए या संयुक्त का नाम आ जाए तो वो कौन सा संघ होता है, और सबसे बड़ा संघ भी वही है। आपकी जानकारी के लिए वो बता दूं कि आपके दिमाग में आ जाए, थोड़ी हिंट्स दे दूं। तो यहाँ पे संयुक्त उपांग आ रहा है, मतलब संयुक्त पाद पाए जाते हैं, कठोर बाह्य कंकाल जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अब वो किस में पाया जाएगा? आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी में, और ये संघ सबसे बड़ा संघ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। किस यूकेरियोटिक कोशिकांग में ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड्स बनते हैं? अब देखिए ग्लाइकोलिपिड्स, ऑप्शन क्या दिया आपने को? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे रखा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुल ER। अब ER है वो कितने टाइप का होता है? 2 टाइप, SER और RER। ठीक है। अब SER क्या करता है? वसा का संश्लेषण करता है। RER किसका करता है? प्रोटीन का करता है। लेकिन यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया हुआ, उसके बाद में दिया हुआ गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी में भी क्या, ER में भी क्या पाई जाती है? सिस्टर्नी। यहाँ सिस्टर्नी भी दे रखा है। गोल्जी बॉडी का निर्माण भी किसके द्वारा होता है? सिस्टर्नी के द्वारा। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है? सिस्टर्नी पाई जाती है, दोनों में पाई जाती है, जिनको हम कुंडिकाएं बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, और सिस्टर्नी इंग्लिश का नाम है। अब ये पूछा क्या है कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो सिस्टर्नी के थ्रू ही होता है। तो ऑप्शन क्या दे रखा है आपने को? गोल्जी बॉडी। तो इसमें क्या आएगा? गोल्जी बॉडी। और थोड़ा डाउटफुल ये भी लगता है कि हो सकता है सिस्टर्नी भी आ जाए, लेकिन अपन यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव किसको देंगे? गोल्जी बॉडी को। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रजातियों की विविधता कब बढ़ती है? ये अपन बायोडाइवर्सिटी में पढ़ा है कि निम्न ऊंचाई, देखो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है कि उच्च ऊंचाई से निम्न ऊंचाई और निम्न आकांक्ष से उच्च आकांक्ष की ओर। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि वहां तो क्या है? विविधता में कमी आ जाती है। निम्न ऊंचाई से उच्च ऊंचाई और निम्न आकांक्ष से उच्च आकांक्ष की ओर भी जैव विविधता में कमी आती है। निम्न ऊंचाई से उच्च ऊंचाई और उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर भी हमने जो डायग्राम बना के ये पढ़ा था कि कौन सी दिशा में जैव विविधता अधिक होगी। तो देख लीजिए ये ऊंचाई है और ये क्या है? निम्न की तरफ है। तो इसमें क्या होगा? अगला ऑप्शन देखिए, उच्च ऊंचाई से निम्न ऊंचाई और उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर क्या पूछिए अपन को? विविधता पूछिए, जैव विविधता। तो बढ़ेगी कहाँ? उच्च ऊंचाई से निम्न ऊंचाई और उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर बढ़ती है जैव विविधता हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। जेनेटिक इंजीनियरिंग में एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है। यहाँ एंटीबायोटिक प्रतिजैवी का उपयोग किया जाता है। या बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है ये।
और बायोटेक्नोलॉजी में ये चीज़ें अब बहुत बार मैं बता चुका हूँ कि अपन कौन कौन से जो एंटीबायोटिक्स पढ़े थे, टेट्रासाइक्लिन, और एम्पिसिलिन। ये दो क्या होते हैं, मार्कर जीन के रूप में काम में लिए जाते हैं। तो उन्हीं को ये क्या है, इनको हटाना पड़ता है, इसलिए क्या है एंटीबायोटिक्स या प्रतिजीवी के रूप में इसको उपयोग में लिया जाता है। तो ऑप्शन क्या दे रखा है, देखो अपने अपन प्लाज्मिड पीबीआर में पढ़ा था, इस प्रकार की जो संरचना बनाई थी हमने, उसमें दोनों ये मार्कर मैंने बताए थे, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन। तो ये क्या है, चयनित मार्कर के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं। तो एंटीबायोटिक पूछा ये दोनों होते हैं, तो ऑप्शन क्या आएगा इसके अंदर, चयनित मार्कर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, डिप्लॉइड था द्विगुणित जीवों में क्रॉसिंग और जिम्मेदार है। क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर पता है कि अपने कोशिका विभाजन में पढ़ा है। क्रॉसिंग ओवर में जो प्रोफेज फर्स्ट होती है, मतलब अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस, फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट की 5 उप प्रावस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, केकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकनेसिस। अब पूछा क्या है, डिप्लॉइड जीवों में, द्विगुणित जीवों में क्रॉसिंग और जिम्मेदार है। और क्रॉसिंग इसमें तो क्या होता है, सिनेप्सिस की प्रक्रिया, ये जो गुणसूत्र हैं वो संघनित होते हैं। जाइगोटीन में क्या होता है कि गुणसूत्र जोड़ों के रूप में जोड़े बनाने का कार्य करते हैं, सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है। और क्रॉसिंग और किसमें होता है, पैकेटिन में होता है। और यहाँ पे क्रॉसिंग और जिम्मेदार पूछा है, तो जीन का प्रभुत्व है, ये नहीं, ऑप्शन नहीं होगा। जीन के बीच अब लिंकिंग, अगला देखिए लिंक्ड एलील्स में पुनर्संयोजन और जीन की अभिव्यक्ति, तो क्या होगा, लिंक्ड एलील्स में पुनर्संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये टालू लिखा हुआ है, ये आलू है, यहाँ पे ये मिस प्रिंटिंग हुई है, टालू की जगह क्या है यहाँ पे, आलू। तो आलू के अर्ली ब्लाइट को खेत में आसानी से पहचाना जा सकता है। अब ये जो अर्ली ब्लाइट रोग आया था, अपन अपने 12th बायो की बुक में पढ़ा है, पत्तियों पर संकेंद्रित रिंग्स बनते हैं, कोनिडिया, कोनिडिया फोर, क्लेमाइडोस्पोर्स। ये जो कोनिडिया और कोनिडिया फोर हैं, ये क्या है, जो गेहूं के अंदर रोली रोग होते हैं उन पे इफेक्ट करते हैं। आलू का अर्ली ब्लाइट पूछा गया है, तो वो क्या है, पत्तियों पर एक इस प्रकार की केंद्रित या इस प्रकार के धब्बे से बन जाते हैं, उनको बोला गया है पत्तियों पर संकेंद्रित रिंग्स बनते हैं। तो आसानी से पहचानने वाला जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा इसके अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, रस्ट, ये फफूंद है, मतलब कवक है, किस वर्ग में आती है, यूस्टिलेजिनेस, यूरेडिनेल्स, बेसिडियो, माइसेटेल्स, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप ये जो हिंदी वाले जो शब्द आ रहे हैं उनमें कुछ त्रुटियां हैं, आप इंग्लिश वाले शब्दों को देख लीजिए। तो यूस्टिलेजिनेल्स या यूरेडिनेल्स, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, जो रस्ट का नाम आते ही आपको बताया हुआ है कि यूरेडिनेल्स करना है, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसके अंतर्गत, बी। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से एक तिलहन फसल है,
ये तो क्लियर हो रहा है। नाम तिलन दिया हुआ है और तिलन दिया तो गुलाबी तिलन नहीं है, गेंदे का पुष्प है, ये भी तिलन में नहीं आता है, गुलदाउदी भी नहीं आती है, सीधा सीधा सूरजमुखी दे रखा है। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा? सूरजमुखी। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 3 फसलें जो वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देते हैं। यहाँ पे वैश्विक लिखा हुआ है, वैश्विक है, तो कहने का मतलब 3 फसलें जो पूरे विश्व में खाद्यान्न उत्पादन में उसका सर्वाधिक योगदान रहता है। ये साफ साफ है। जो खाद्यान्न वाली फसलें हैं कौन कौन सी हैं? गेहूँ, चावल और मक्का, गेहूँ, चावल और जौ, गेहूँ, मक्का और जवार, चावल, मक्का और जवार। तो सर्वाधिक आप अपन गेहूं का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में चावल का करते हैं, और अब इसमें यदि बाजरा वगैरह आते हैं तो सर्वाधिक उपयोग अपन किसका करेंगे? गेहूं, चावल और मक्का। तो सर्वोत्तम जो उत्तर होगा इसका वो ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। गेहूं का भी करते हैं, चावल का भी करते हैं और मक्का का भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये विश्व की प्रमुख खाद्य फसलें किस कुल? ये भी आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं बार बार ये बता चुका था आपको पहले, हर क्लास में ये चीजें बताता है कि खाद्यान्न उत्पादन वाली या कार्बोहाइड्रेट वाली जो फसलें हैं वो कौन से कुल में रखी जाती हैं, कौन सी फैमिली में रखी जाती हैं। तो यहाँ खाद्य फसलें के रूप में ही पूछा है आपसे। और खाद्य फसलें में कौन कौन सी आती हैं? चावल है, मक्का है, गन्ना है, बाजरा है, गेहूं है, ये सारी किस्में आती हैं खाद्य में। और ये कुल कौन सा होगा? मैंने बताया था आपको 2 नाम, ग्रेमिनी और पोएसी। ग्रेमिनी नाम दे रखा है और दूसरा नाम इसका क्या होता है? पोएसी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? ग्रेमिनी। क्रूसीफेरी में क्या होते हैं? सरसों, मूली ये आती हैं। सोलेनेस में सब्जियों वाली आती हैं। और ये भी बताया हुआ आपको कि जो भी प्रोटीन वाले हैं या दाल वाली हैं वो कौन सी फैमिली में आती हैं? लेग्यूमिनेसी फैमिली में आती हैं। ये चीजें भी आपको बताई हुई हैं बच्चों। ग्लूकोज के लिए श्वसन गुणांक, ये श्वसन गुणांक भी आपको एक चैप्टर जो रेस्पिरेशन वाला है, फोटोसिंथेसिस वाला है, ये लास्ट में आपको बताया था, तो ये तो आपको ध्यान में रहा होगा। मैंने कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज का पूछा है, तो ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और ग्लूकोज का जो भी आरक्यू होता है, रेस्पिरेशन क्यूटेंट या श्वसन गुणांक होता है, वो हमेशा मैंने बताया था आपको क्या होता है? 1 होता है। उसके बाद में मैंने आपको ये भी बताया था, प्रोटीन और वसा का भी बताया था। प्रोटीन वह वसा का श्वसन गुणांक क्या होता है? 1 से कम बताया था। और ये फिक्स भी है तो 0.7 और 0.9 बताया था, आपको ध्यान हो तो इसमें अपने ग्लूकोज पूछा है। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। और ऑप्शन नंबर क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट का हमेशा क्या होता है? जहां कहीं भी पूछा जाता है तो आरक्यू 1 होगा इसका। अगला जो क्वेश्चन है, सबसे कम वाष्पोत्सर्जन अनुपात कहां देखा गया है? अब देखो, वाष्पोत्सर्जन सबसे कम कौन से पादपों में होता है, ये पूछा गया है यहाँ पे। तो C4 पादप, C3 पादप, इनको जल की अधिक आवश्यकता पड़ती है। C3 वालों को तो C4 को उससे कम आवश्यकता पड़ती है। और C4 पादप को आपको ये भी बताया, कहीं करेंज एनाटोमी आ जाए तो वो C4 पादप होते हैं। और CAM का पूरा नाम क्या होता है? क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। इन पादपों के रंध्र क्या है? रात के समय खुलते हैं, और रात के समय खुलते हैं तो अपने को पता है कि वाष्पोत्सर्जन सबसे कम होगा, इसलिए ऑप्शन क्या आएगा इसके अंतर्गत? केम पादप या CM पादप। तो ऑप्शन नंबर C आएगा इसके अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, प्राकोष भित्ति की सबसे अंतर्गत, ये अंतरतम लिखा हुआ है बेटे, ये क्या है? अंतर्गत है। और ये क्या है? प्राकोष। और प्राकोष की आपको अनुप्रस्थ काट बना के मैंने डायग्राम बनाकर बताई थी आपको।
कौन कौन सी? बाह्य त्वचा, एंडोथीसियम, मध्य परत और पोषसूतक या टेपिटम, ये बताई थी आपको। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर सबसे बाहर की तरफ तो क्या आएगी? एपिडर्मिस। उसके नीचे वाली क्या होती है? एंडोथीसियम। उसके अंदर वाली जो होती है वो क्या होगी? मिडल लेयर। और सबसे अंदर क्या होती है? पोषसूतक होती है। ये डायग्राम बना के आपको बताया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समुद्रीय पारिस्थितिकी तंत्र बायोमास का पिरामिड सामान्यतः सीधा होता है। अब देखो ये बायोमास का पूछा है, किसका भी? एक समुद्रीय का। और समुद्रीय का क्या होगा? सीधा नहीं होता है, उल्टा, कभी सीधा कभी उल्टा, कोई निश्चित स्वरूप का नहीं होता है। हमेशा बायोमास में और समुद्र में पूछ लिया जाए तो इसका जो पिरामिड बनता है हमेशा उल्टा बनता है। आपको पारिस्थितिक तंत्र में इस प्रकार से जो पिरामिड बनाए थे ध्यान में होता आपको। अब इस प्रकार का पिरामिड बनता है वो तो क्या होता है? सीधा। और इस प्रकार का पिरामिड बनेगा वो क्या होता है? उल्टा। तो समुद्र में बायोमास का हमेशा उल्टा बनता है, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? बी वाला आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइलियम का कौन सा भाग सामान्यतः औषधीय प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाता है? अब ये देखो, साइलियम जो बनाया जाता है ये किसके द्वारा बनाया जाता है? जो बीज के चारों जो आवरण होता है उसके द्वारा बनाया जाता है। अब बीज के चारों आवरण का मैं नाम ले रहा हूं, तो इसमें ऑप्शन में सीधा सीधा दे रखा है, बीज की जो गुस्सी है उसके द्वारा साइलियम बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसके अंतर्गत? डी वाला ऑप्शन आएगा। अब ये देखो, दोबारा वो जो कीटों का नियंत्रण है उस चैप्टर से एक क्वेश्चन आया। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है ये आपकी बायोलॉजी के कीट नियंत्रण वाले में से। क्या दे रखा है? पायरेथ्रम कीटनाशक प्राप्त होता है। कीटनाशक ये औषधि होती है कीटों को नियंत्रण करने के लिए। और ये कौन से पादप से प्राप्त की जाती है? ये तो अपन ध्यान में आपके होना चाहिए, क्राइसेंथेम बताया हुआ है। लेकिन क्राइसेंथेम देखो पहला दिया डेरिस एलियस्टिक की जड़ से, ये नहीं होगा। क्राइसेंथेम आपको बताया हुआ है। अब क्राइसेंथेम में क्या दे रखा है? सिनेरी फोलियम की जड़ से, डेरिस एलियस्टिका के फूल से, और क्राइसेंथेमम सिनेरी फोलियम के फूल से। तो आपको बताया था किससे प्राप्त की जाती है? ये ऑप्शन नंबर डी, पुष्प से प्राप्त की जाती है, जड़ से नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीटी कपास किसके प्रति प्रतिरोधी होती है? ये आप बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी से। बीटी कपास कौन से कीट के लिए? उसमें अपन जो क्रायोजीन ट्रांसफर करके जो प्राप्त करते हैं बीटी कपास, तो वो क्या है? पार्जिन फसलें होती हैं। बीटी कपास है, बीटी तंबाकू है, ये चीज़ें हमने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ी है। और ये साफ साफ बहुत बार आपको बताया है। ये तो क्या हो गया? फुंदी जनित रोग, ये तो कवक हो गया, विषाणु से संक्रमण से भी नहीं है, और जीवाणु का ब्लाइट भी नहीं है। तो क्या है? कौन से कीट होगा इसके अंतर्गत? ऑप्शन नंबर सी, बोलवर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केलस से सूट या पर्रो उत्पन्न करने के लिए कौन से हार्मोन जिम्मेदार होते हैं? केलस के द्वारा अपन किसमें वृद्धि करवाते हैं? जो जमीन से ऊपर वाला भाग है, पर्रो तंत्र है, उसमें। अब उसके लिए हार्मोन जिम्मेदार कौन से हैं? अधिक ऑक्सिन और कम साइटोकाइनिन, अधिक साइटोकाइनिन और कम ऑक्सिन, ऑक्सिन और साइटोकिनिन का समान अनुपात, अधिक ऑक्सिन और अधिक साइटोकाइनिन। तो इसमें क्या होगा? अधिक साइटोकाइनिन और कम ऑक्सिन का प्रयोग किया जाता है। जब यदि रूट में करना होगा तब तो ऑक्सिन काम में आती है,
लेकिन पर्रो में करवाया जा रहा है, तो पर्रो में अधिक तो क्या होगी, साइटोकाइनिन, और कम क्या होगी, ऑक्सिन होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं में पीली रोली या येलो रस्ट रोग। अब ये क्या है, जो आपका जो रबी वाला जो चैप्टर है वहां से ये क्वेश्चन आया है। तो पक्सिनिया, अब गेहूं के पक्सिनिया के द्वारा सभी में, गेहूं में ही होता है ये रोग, सारे जितने भी रोग हैं गेहूं में, लेकिन किसके द्वारा, पीली रोली रोग पूछा है, काली रोली रोग नहीं पूछा है, न तना रोली रोग या स्तंभ रोली रोग पूछा है। तो पक्सिनिया ग्रेमिनेस ट्रिटिसाई, इस कवक के द्वारा कौन सा रोग होता है, जो तना या स्तंभ, पक्सिनिया, काली रोली रोग, और पीली पूछा है तो पीली के लिए क्या आएगा, पक्सिनिया स्ट्रीफोरी। ऑप्शन नंबर सी आएगा। अब देखो, सिट्रस कैंकर का रासायनिक प्रबंधन किया जाता है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के द्वारा, मेटालेक्सिल के द्वारा, मैंकाजेब के द्वारा, कार्बेंडाजिम। तो इसमें जो प्रतिजैविक औषधि होती है उसके द्वारा इसका सिट्रस कैंकर रोग का नियंत्रण किया जाता है। तो प्रतिजैविक आपको कौन सी दिखाई दे रही है इसके अंदर, आपको बताई हुई है क्लास में, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन औषधि होती है, वो क्या होती है, प्रतिजैविक होती है। तो कौन सा सही होगा, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। चलो बच्चों, ये पूरा पेपर हमने सोल्व कर लिया है। अब जो लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैनोरमा कोचिंग इंस्टीट्यूट में 10 तारीख से अपने बैच स्टार्ट हो रहे हैं, और 11th फाउंडेशन है वो एक बैच तो पहले बना चुके हैं, अभी मंडे से नेक्स्ट बैच स्टार्ट करेंगे। तो आप पैनोरमा कोचिंग ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।